हाईवे नंबर 3 पर होती है अवैध वसूली की राशि नहीं देने पर बनाए जाते हैं कैश। आखिर किसके इशारे पर चलती है एंट्री के नाम पर अवैध वसूली के मामले में सुर्खियों में रह चुका है नेशनल हाईवे संख्या 3। अवैध वसूली का पैसा नहीं देने पर झूठा केस बनाने में उतारू हो जाती है ट्रैफिक पुलिसकर्मी। धौलपुर में एंट्री करने के वाहन चालकों से वसूले जाते हैं 500 रुपए। टीआई के नाम पर राजस्थान में लगातार एसीबी की कार्रवाई होने के बावजूद भी धौलपुर जिले में अवैध वसूली जैसा न जाने कितनी वसूली चोरों पर चल रही है। पहले आईटीओ से ही ट्रक चालक परेशान थे, अब टीआई टैक्स भी लगने लगा। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे संख्या 3 पर दिल्ली से आ रहे ट्रक से ट्रैफिक कर्मी ने ट्रक चालक से धौलपुर एंट्री फीस के नाम पर 500 रुपए टीआई एंट्री कर जाओ, उसके बाद धौलपुर से निकलोगे आप। यह मामला धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे संख्या 3 का है। धौलपुर जिले के वाटर वर्क्स चौराहे पर लगे यातायात पुलिस ट्रकों को इशारा कर आगे रोक देते हैं और ट्रक वालों से टीआई एंट्री के नाम पर 500 रुपए वसूले जाते हैं। ये खेल दिन दहाड़े जोरों पर चल रहा है। टीआई के नाम पर वसूली करते ट्रैफिक कर्मी धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे संख्या 3 पर खुलेआम देखे जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की अवैध वसूली, प्रशासन की नाक के नीचे अवैध वसूली का काम किया जा रहा है। देखा जाए तो इस तरह की अवैध वसूली से अगर कोई नंबर का माल ले जाए तो वह आसानी से ले जा सकता है, क्योंकि तस्करी कर रहा है तो उस आदमी को पैसे देकर आसानी से वह जा सकता है। पुलिस प्रशासन इस चीज को समझ नहीं रहा है। 14 फरवरी 2019 का दिन आज तक हम हिंदुस्तानी भूले नहीं, क्योंकि 14 फरवरी को 44 जवान हिंदुस्तान के शहीद हुए थे। उसका यही रीजन था कि अगर चेक करने की गाड़ियों को जाने दिया जाता है तो इतनी आरडीएक्स वो नहीं पहुंच पाता। यही रिश्वतखोरी चलती रही तो हिंदुस्तान को आगे क्या होगा। फिर कई जवान मारे जाएंगे और इनमें शहीदों के नाम देखकर हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और फिर साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि इस तरह की रिश्वतखोरी करके वे पूरे देश के जवानों का शोषण कर रहे हैं। प्रशासन की आंख के नीचे ये खेल खेला जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन चुप है। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की। आपका हमले से। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। क्या हुआ आपके साथ में? मैं दिल्ली से आ रहा था, राजस्थान बॉर्डर क्रॉस किया। आगे टीआई के नाम पे एक सफेद वर्दी वाले ने मेरे से 500 रुपया लिया, बोला कि ये टैक्स है और हमें कोई पर्ची नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं दिया और ये सिर्फ लिख के दे दिया। क्या दिया है इसमें? ये बोल के टीआई का टैक्स लगता है यहाँ पे। अच्छा, पर आपने कुछ बोला था उससे? रसीद मांगी थी क्या? रसीद मांगी थे, कोई प्रूफ मांगा था, वो प्रूफ में ये लिख के। कोटा में रेलवे अंडरब्रिज से निकाली छोटी गटर, वहीं बड़ी डालने की तैयारियां, 3 महीने बंद रहेगा काम। कोटा डकने रेलवे स्टेशन अंडरब्रिज में शनिवार को छोटी गटर को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। अभी डाउन लाइन की गटर निकाली गई है, रविवार को अप लाइन की गटर निकाली जा रही है। इसकी जगह अब बड़ी गटर डाली जा सकती है। इसके चलते अंडरब्रिज का काम 3 महीने बंद रहेगा। गटर हटाने के लिए सभी भरकम क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। गटर हटाने के लिए 3 घंटे तक रेल यातायात को बंद रखा गया था। उसके बाद ही मशक्कत कर बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से गटर को निकाला जा सका। उल्लेखनीय है कि स्टील ब्रिज के पास स्थित इस रेलवे अंडरब्रिज का काम नगर विकास न्याय यूआईटी द्वारा किया जा रहा है। रेलवे द्वारा यह सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है कि पिछले दिनों यहां मिट्टी खिसकने से एक ट्रैकमैन की मौत हो गई थी। इसका कारण अंडरब्रिज के लिए काम ली गई गटर को छोटी माना जा रहा था। ड्राइंग के अनुसार यहां पर 20 से 400 मीटर तक की गटर डाली जानी थी, लेकिन इसकी जगह 18 से 90 मीटर की गटर डाली गई। गटर छोटी डालने से यहां पर मिट्टी धंस गई। इसके चलते मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से पाल पाल बची थी। इसके बाद यह काम करने के दौरान दोबारा से मिट्टी हटाने से एक ट्रैकमैन की मौत हो गई थी। उसी दिन के बाद यहां तीसरी बार मिट्टी ढहने से एक ठेला कर्मचारी भी दब गया था। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ट्रेन से उतरी मालगाड़ियां, 20 दिन में चौथी घटना।
कोटा रेल मंडल में शनिवार को 2 मालगाड़ियां के पटरी से उतरने की सूचना है। मालगाड़ी से पटरी से उतरने के 20 दिन में यह चौथी घटना बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि पहली घटना भरतपुर में हुई थी, जहां यार्ड में एक इंजन द्वारा मालगाड़ी से गाड़ के डिब्बे को अलग किया जाना था। इसी दौरान तेजी से आया इंजन मालगाड़ी से जा टकराया। अचानक लगी इस टक्कर से उछलकर गार्ड का डिब्बा पटरी से उतर गया। घटना की जानकारी मिलते ही गंगापुर से दुर्घटनाग्रस्त राहत ट्रेन MFT भरतपुर के लिए रवाना की गई। रात करीब 8:30 बजे गार्ड के डिब्बे को वापस पटरी पर चढ़ाया जा सका। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। गनीमत रही है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सालपुरा में गिरा मालगाड़ी का डिब्बा। इसी तरह सालपुरा स्टेशन के पास निजी पावर प्लांट की साइडिंग पर रात करीब 9 बजे मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। घटना के समय मालगाड़ी में कोयला भरा हुआ था। यह गाड़ी प्लांट में खाली होने जा रही थी। आधी रात तक डिब्बे को पटरी पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। सूत्रों ने बताया कि इसी जगह पर 10 जून को भी मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा था। इसके बाद 13 जून को भी मोतीपुरा स्टेशन पर भी निजी पावर प्लांट पे साइडिंग पर मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया था। इसी तरह मालगाड़ी से पटरी से उतरने के 25 दिन में ये चौथी घटना है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। जाति सूचक शब्दों व नकदी छीनने का लगा आरोप। जाति सूचक शब्दों से किया अपमानित, ठेला चालक से साथ की मारपीट व नकदी छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने कल सुल्तानपुर बस स्टैंड में वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित गिरिराज मेघवाल ने सुल्तानपुर थाने में लिखित रिपोर्ट पेश की कि 25 जून को बस स्टैंड पर फ्रूट का ठेला लगा रहा था। इसी दौरान कार में सवार करीब आधा दर्जन बदमाश आए और गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट व लाठियों से मारपीट कर गले में रखे हुए 9,000 रुपये छीन कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पहले भी धमकी दी थी। सुल्तानपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुन्ना अली, कृष्ण कुमार उर्फ डब्बू व किशन कुमार उर्फ भूरिया सुल्तानपुर व आसपास के गांव के निवासी हैं। फिलहाल सुल्तानपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की। ओम बिरला का भव्य स्वागत। कोरोना में मृतकों के परिवारों से की भेंट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जाली जी का बरना स्थित नवनिर्मित पुलिया का उद्घाटन किया और अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लाखेरी पहुंचे, जहां कोरोना से मृत के परिवारजनों से भी भेंट की। शनिवार को बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर उन्होंने जाली जी का बराना स्थित नवनिर्मित मेज नदी पर बनी पुलिया का उद्घाटन कर लाखेरी पहुंचे। लाखेरी पहुंचने पर बूंदी रोड स्थित सुभाष सर्किल सहित कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ओम बिरला को माला पहनाकर साफा बांधकर भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र शर्मा और अन्य पदाधिकारियों द्वारा कई जगह स्वागत किया गया। स्वागत उपरांत कोरोना काल में कोरोना से मृतक परिवारजनों से मिलने उनके निवास पर पहुंचे, जिसके ब्रह्मपुरी स्थित मूलचंद शर्मा, गोवर्धन सेवादन, पुलिस चौकी के पास सुरेश सोनी, विजय गेट पास लालू राम वर्मा तथा गांधीपुरा में राधेश्याम चेयरमैन के यहाँ पहुंचकर मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। आपको बता दें कि लाखेरी दौरे के दौरान लाखेरी वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष प्रयागराज शर्मा ने नेतृत्व में वाणिज्य संघ ओम बिरला का स्वागत किया और रेलवे स्टेशन से आधुनिकीकरण व तृणगामी ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन बताया कि लाखेरी बूंदी जिले में सबसे बड़ा दूसरा शहर है। साथ ही लाखेरी में एसएससी सीमेंट उद्योग संचालित होने से विश्व के विभिन्न छोटे बड़े राज्यों प्रांतों के व्यक्तियों का आवागमन बना रहता है, जिससे रेलवे प्रशासन को भी राजस्व प्राप्त होता है। उसके बावजूद भी दुर्भाग्यवश रेलवे प्रशासन द्वारा लाखेरी रेलवे स्टेशन की अनदेखी करते हुए यहां जनता की मांग पर अनावश्यकता को देखते हुए दुर्गगामी ट्रेनों को ठहराया नहीं होने से लोगों को दूर दराज के रेलवे स्टेशनों पर पहुंचकर यात्रा करनी पड़ रही है, जिसके चलते समय के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ट्रेनों की समस्या के बारे में पूर्व में भी अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ज्ञापन में लाखेरी रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के साथ ही द्रुतगति ट्रेनों की दयोदय एक्सप्रेस, मेवाड़ एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक ठहराव की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि लाखेरी अस्पताल में बच्चा एवं महिला संबंधित डॉक्टर लगाए जावे एवं विधायक कोष से स्वीकृति होने के बाद भी सोनोग्राफी मशीन नहीं लगी, उसके शीघ्र लगाया जाए एवं रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया जाए। ओम बिरला के लाखेरी दौरे के दौरान उनके साथ केशरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रकांता मेघवाल एवं अन्य
अध्यक्ष महेंद्र सीटा के साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बूंदी लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। बड़ा नया गांव में आयुर्वेदिक विभाग के निर्देश अनुसार कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नेताजी महाराज के प्रांगण में उत्तम स्वास्थ्य दीप यज्ञ संपन्न हुआ। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय बड़ा नया गांव के वरिष्ठ एवं गायत्री परिवार सदस्य लोकेश शर्मा ने प्रातःकाल जल्दी उठने के फायदे, आसपास साफ सफाई रखकर तुलसी पौधारोपण के बारे में बताया। समृद्धि के लिए गायत्री महायज्ञ एवं कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए महत्वपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र भावनात्मक आहुतियां दिलवाई गई। इस अवसर पर द्रोसन मुक्ति मंच जिला संयोजक शिक्षक किशन लाल कहार ने तंबाकू युक्त लाल मंजन, जर्दा, गुटखा, शराब, स्मैक आदि नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसानों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही दुर्व्यसनों से दूर रहने के सरल उपाय बताए। अंत में दीप यज्ञ की आहुति से दक्षिण स्वरूप एक एक बुराई छोड़ने व नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति को बचाने व पुरस्कारों को निर्माण को लेकर उद्बोधन दिया गया एवं गुरु महिमा, सत्संग महिमा के भजन प्रस्तुत किए गए। नृत्य बलिवेश देव करके घर घर में वसुंधर का भगवान का मुंह अग्नि में भोग लगाने व नित अग्नि होकर क्षेत्र होकर फसलने के फायदे बताए। कोरोना काल में दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। सभी ने देश की खुशहाली व रक्षा की कामना की। भंवरलाल मेघवाल अंत में आरती एवं शक्ति पाठ के बाद दीप प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया। नई से आशु गौतम की रिपोर्ट। करीब एक माह पूर्व शादी कर अपने जीवन के हसीन सपने देखने वाली नवविवाहिता की आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने की आशंका जताई है। मृतका मधु भिलवाड़ा की निवासी थी और करीब एक माह पूर्व कोटा में शादी कर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की थी। मौत के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस युवती के साथ की अभी मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उसकी अचानक मौत होना निसंदेह कई सवालिया खड़े निशान कर देता है। एमबीबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम बोर्ड पे पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मोर्चरी के बाहर बने हंगामे के हालात को देखते हुए एमबीबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही थी। इसी दौरान ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष के लोगों में तीखी नोकझोंक व बहस हुई। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष की हत्या की आशंका जताते हुए कई गंभीर व संगीन आरोप लगाए। भिलवाड़ा निवासी मधु के करीब एक माह पूर्व कोटा के विज्ञानगर निवासी जितेंद्र शर्मा के साथ शादी हुई थी। शादी के दौरान हालांकि दोनों परिवार साथ साथ मधु भी काफी खुश थी। बताया जा रहा है कि देर रात मधु की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि परिजनों ने मधु को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। फिलहाल मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृतका के परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने उसको संभवतः कुछ खिला दिया होगा, जिसके कारण तबीयत बिगड़ गई और मधु की मौत हो गई। वहीं विज्ञानगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ये पूरा मामला हुआ है। बच्ची का नाम मधु था, मधु शर्मा। MSc मैथ्स में थी वो और अच्छी करीम बच्ची थी। बोलो क्या घटना हुई, कैसे हुई, क्या कहना है आपको? 22/5 को शादी हुई थी, 22/5/21 और मैं 22 तारीख को यहाँ लेने आया बच्ची को लेने आया। जो इन्होंने मेरे को कहा कैसा, मैंने को बताया था क्या 2 घंटे में आपको वापस विदाई दे देंगे, जबकि इन्होंने नहीं दी। तो मेरे को 22 को ही रोक लिया। 23 को ये वहाँ चले गए अपने केकड़ी की तरफ, कोई इनके रसोई होगी पारिवारिक। वाह, शाम को तो मैंने कहा भाई आप किधर होके जाएंगे? बूंदी होके जाएंगे। क्या कहाँ साहब? मैंने कहा बूंदी होके जाओगे तो मेरे को बूंदी उतार देना। मेरा वहाँ ननियाल भी है, मेरी बुआ है, बहुत सारा परिवार है। वह आ गए। फिर 9 बजे इन्होंने आने की बताई थी, तो 9:30 बजे आया। 9:30 बजे आया तो आगे तो ससुर जी गाड़ी चला रहे थे और उनकी सासू जी वो साइड में वहीं बैठी हुई थी आगे, और पीछे बच्ची लटकी हुई थी।
ये बात है बुधवार की 9:30 बजे। 9:30 बजे के बाद में यहाँ पर कोटा में करीबन 10:30 पौने 11 या 11 बजी क्या आरोप लगा रहे हो आप? क्या आरोप लगा रहे हो, क्या लगता है? बस उस दिन से ही इसको ये वहाँ गई है केकड़ी की तरफ, तब से ही कोई ऐसा इसको आघात पहुँचा है। और ये सुबह उल्टी हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त उल्टी है। विषाक्त पदार्थ खिलाया किसको? इसको दे हो सकता है वो उल्टी हुई, जो उल्टी कैसे हुई मैंने नमूना का भी रख रखा है अभी मेरे पास। तो क्या कहना है आपका, क्या मतलब क्या लगता है आपको? मैं तो बता रहा हूँ ना कि इसको बताओ पूरा भी तो। हाँ, इसको इनको पसंद नहीं था इसको ख़त्म करने का। क्या नाम है पति का? क्या नाम है? जितेंद्र जी। कहाँ रहते हैं वो देखो, न तो मैंने संबंध किया पूरा। ये बच्ची नहीं, उनका तो 5-6 जगह बता रहे थे, अब है कहाँ भगवान जाने। क्या नाम है साहब आप? मेरा नाम गोपाल लाल शर्मा। पति क्या करता है? अरे क्या पता ही नहीं है, ये बच्ची का ही है। मधु शर्मा, डॉटर ऑफ गोपाल शर्मा, वाइफ ऑफ जितेंद्र शर्मा। यह 31 साल की, इसकी शादी 1 महीने पहले विद्यानगर में रहने वाले जितेंद्र शर्मा से हुई थी। अब वो गए दौरान इलाज मैत्री हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई। और जब तक 7 साल से पहले ऐसी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो 176 CRPC में दर्ज होकर मजिस्ट्रेट साहब उसकी जांच करते हैं। हमने मर्ग दर्ज कर लिया 176 CRPC में, उसकी जांच मजिस्ट्रेट साहब द्वारा की जा रही है, पोस्टमार्टम चल रहा है अंदर। विषाक्त आरोप लगाया परिजनों ने लगाया भाई अचानक मृत्यु हुई है तो हो सकता है कुछ जहरीली वस्तु खा ली हो। जो अभी कुछ भी मालूम नहीं चला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर बॉडी भी लड़की वाले ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, लड़की वाले ले जाएंगे। हाँ। नाम बताइए आपका? आरिफ मोहम्मद एएसआई थाना विद्यानगर कोटा। एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते रिश्वत लेते एक कांस्टेबल को ट्रैप किया। रिश्वत की राशि सांगोद थानाधिकारी जयराम के कहने पर ली जा रही थी। इस मामले में थानाधिकारी जयराम फिलहाल फरार हो गए हैं, जबकि कांस्टेबल के साथ रिश्वत राशि लेने वाला उसका रिश्तेदार मोहित भी फरार हो गया। इस मामले में परिवादी लक्ष्मी नारायण और राजकुमार जयकुमार के मामला दर्ज शिकायत में एसपी को चौकी पर उपस्थित होकर लिखित शिकायत की कि आरोपी कांस्टेबल सांगोद थानाधिकारी के रीडर काम करता है और एक मुकदमे में धमकी देकर परिवादी से रिश्वत की राशि प्राप्त की जा रही है। इसी मामले में हाई कोर्ट द्वारा रोक के आदेश होने के बाद भी गिरफ्तार करने की धमकी देकर परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। द्वारा बातचीत करने पर 50,000 की सहमति बनी। एसीबी की टीम ने 11,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए कांस्टेबल दिनेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में SHO व दलाल फरार हो गया है। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह क्यावत की रिपोर्ट। का मुकदमा दर्ज कराया गया मंगू भाई के द्वारा। उस मामले में मुकदमा 7/2021 दर्ज हुआ, 7 नंबर की FIR 2021 साल। इसके बाद हमारी जांच में मामला आया तो ये सिपाही दिनेश मीणा ये बार बार हमें बुलाता, थाने पे धमकी देता कि आप जेल जाओगे और जेल जाने के बाद आपको इसमें ज़मानत नहीं मिलेगी। फिर इससे हमने बात करी तो इसने हमसे कहा कि 1 लाख रुपए मुझे चाहिए तो मैं आपका नाम निकाल दूंगा। तो हमने इनसे बात करी तो इसने CI का नाम बताया, तो CI के बारे में हमें निवासी लक्ष्मीनारायण यहाँ पर एडिशनल साहब के पास शिकायत लेकर आया था, परिवार लेकर आया था कि उसके खिलाफ किसी मंगूभाई नाम के शख्स ने 7/2021 धारा 420 में मुकदमा दर्ज करवा रखा है थाना सांगोद में, जिस पर उसने गिरफ्तारी के अगेंस्ट हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। लेकिन फिर भी वहाँ के थानाधिकारी श्री जयराम बाजिया और दिनेश कांस्टेबल दबाव बनाकर उससे पैसे की मांग कर रहे हैं और 10,000 रुपये उससे लेने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सह परिवादी जयकुमार शर्मा, जिसको लक्ष्मीनारायण ने ज़मीन बेची थी, उसको मुलजिम नहीं बनाने की एवज में 1 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं।
ऐसी इस बात पर हमने 9 तारीख को वहाँ पर सत्यापन किया। सत्यापन कर 10 तारीख को हम वापस सांगोद इसके ट्रैप कार्रवाई के लिए पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर DYSP साहब के साथ क्राइम मीटिंग होने के कारण से उस दिन हम ये ट्रैप कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सके। तब 25 तारीख को वापस दिनेश कांस्टेबल का जयराम जो सह परिवार दिया उसके पास कॉल आता है जय कुमार के पास, और थानाधिकारी सांगोद जयराम जी का और दिनेश कांस्टेबल का कोटा में मौजूद होना बताकर और पैसे की डिमांड करते हैं। फिर यहाँ पर जो बातचीत चलती है उसके अंदर 50-51 हज़ार रुपये में बात तय होती है। 11,000 रुपये कांस्टेबल दिनेश के लिए और 40,000 रुपये CI साहब सांगोद जयराम जी के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर 7:30 बजे ये यहाँ पर जो सह परिवार दिए जय कुमार उसके घर के पास ही उसको बुलाता है। 8:30 बजे दोनों ये आरोपी उससे मिलता है, मोटरसाइकिल पर आता है। उसके पीछे उसका साला मोहित मीणा सन ऑफ श्री राम प्रसाद मीणा वो आता है और उसके बाद में उसको पैसे दिलवाते हैं। फिर जैसे उनको भनक लगती है ACP की कार्रवाई की, मोहित मीणा पैसे लेकर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर पतली तंग गलियों में भाग जाता है। किंतु उसको दिनेश मीणा को हम डिटेन कर लेते हैं और थाना यहाँ पर ACP चौकी लेकर आते हैं। यहाँ पर उससे जब बातचीत होती है तब वो पूरी बात बताता है कि 40,000 रुपये थानाधिकारी के लिए लिए। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी का राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन। कल्याण महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। वहीं पूरे राज्य के साथ कल्याण में भी बीजेपी चक्काजाम आंदोलन किया गया। कल्याण पूर्व भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ के नेतृत्व में नाम मार्ग जाम किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज ओबीसी को लेकर आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। किस मुद्दे को लेकर आप महाराष्ट्र ओबीसी का आरक्षण के लिए एक रीट दाखिल की थी, कांग्रेस के लोगों ने रीट दाखिल की थी ओबीसी आरक्षण के अगेंस्ट में। एक 2-3 स्टेट में 2-3 जिले में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे ओबीसी आरक्षण ज़्यादा दिया गया था, तो वो वहाँ का सर्वे करने के लिए बोला था, तो वो सर्वे नहीं हुआ। उस वजह से हाईकोर्ट ने पूरा ओबीसी रिजर्वेशन है यही रद्द कर दिया। आज ये सरकार बोलती है कभी कि ओबीसी आरक्षण जब तक नहीं मिलता है तब तक चुनाव नहीं लेंगे। अभी 2-3 डिस्ट्रिक्ट में चालू किया हुआ है। तो ऐसे सब ये जो आरक्षण का जो मुद्दा है वो आरक्षण के मुद्दे पे ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज 2 साल से इन लोगों ने इंपीरियल सर्वे जो चाहिए था वहाँ कौन से जात में कौन से ओबीसी आ गए उनका ये संरक्षण दिखाना चाहिए था, वो दिखाया नहीं। उस वजह से हाईकोर्ट ने ये रद्द किया हुआ जो ओबीसी का आरक्षण। तो उस वजह से आज आप देखेंगे ऐसे ही मराठा आरक्षण भी कोर्ट में नहीं टिका। तो ये सरकार काम करने के लायक नहीं मुझे लगती है, और उस वजह से हर आरक्षण को सरकार टिका नहीं पा रही है। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेता कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी आपदा में अवसर तलाशने से नहीं चूक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर आज सवेरे उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से सबसे तेज वापसी होने वाली अर्थव्यवस्था भारत देश की है और यह सब नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के दूसरे दौर में भी केंद्र सरकार की नीति काफी सफल साबित हुई है, और उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर आपदा के अवसर पर तलाशने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस महामारी के बीच जहां केंद्र सरकार आम जन में वेंटिलेटर, जीवनदायिनी ऑक्सीजन सहित कहीं मुख्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में लगी हुई है, वहीं दिल्ली, राजस्थान के साथ ही नहीं अन्य विपक्षी पार्टियों की सरकारें इसमें भी अवसर तलाश करने से नहीं चूक रही है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में समान रूप से कोरोना से लड़ाई के लिए आवश्यक उपकरण की और जीवनदायिनी ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य केंद्र सरकार ने किया है। उन्होंने राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे अधिक उपकरण और सामग्री पहुंचाई थी, लेकिन राजस्थान सरकार की अनदेखी के चलते केंद्र की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर और अन्य उपकरण शौचालय और टॉयलेट में मिले हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की पापी सरकार को समय आने पर इसका फल
अवश्य भुगतना होगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में निर्मित वैक्सीन पर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच के चलते उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए और आज भारत के साथ ही विश्व के अनेकों देशों में भारत में निर्मित वैक्सीन करोड़ों लोगों को लगाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस वर्ष नवंबर तक भारत में वैक्सीन के लिए निर्माण में तेजी लाई जाएगी और देश से अधिकांश लोगों को केंद्र सरकार वैक्सीन लगाने में सफल होगी। इस पत्रकार वार्ता में जिला प्रमुख सुरेश ठाकर, भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम दंग, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया सहित कई भाजपा से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी। पहली बार ऐसा हुआ कि जब दुनिया में वैक्सीन बनी, उसी के साथ में भारत में वैक्सीन बनी। हालांकि उसको लेकर के, उसकी गुणवत्ता को लेकर के, प्रामाणिकता को लेकर के, उपयोगिता को लेकर के अनेक तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए, लेकिन जब सारी दुनिया ने उसको मान लिया तब लोगों के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं बची। और अब यू टर्न करके जो लोग ये कहते थे कि हम इस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे, जो ये कहते थे कि हम गिनी पिग नहीं है कि हमारे ऊपर टेस्ट किया जाए, जो लोग इसे हमारी पार्टी के साथ में जोड़ करके देखते थे, आज वो पंक्तिबद्ध होकर के उस वैक्सीन को लेने के लिए जो है वो संघर्ष है। लेकिन मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन उत्पादन का काम देश में प्रारंभ हुआ है, दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को हमने देश में आमंत्रित किया और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उनको एक्सटेंड किए। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि नवंबर तक पूरे देश को वैक्सीन लग सके, इतनी वैक्सीन देश में उपलब्ध होगी। मैंने अभी कुछ नामों का उल्लेख किया। देवेंद्र फडणवीस देश की सरकार में मुख्यमंत्री नहीं थे, मंत्री नहीं थे। तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत देश की सरकार में कभी मंत्री नहीं रहे। देश के जो है योगी आदित्यनाथ भी मंत्री नहीं रहे। राजस्थान की परंपरा में अगर कोई संयोग से ऐसी परंपरा या स्थिति रही होगी तो मुझे लगता है कि ये परंपराएं चलती रहेगी। इसमें भी पार्टी का ये नया युग है तो नया मैंने कहा कि देखिए, ये राजनीति निरंतरता है, प्रवाहमान गतिमान विषय है। समाज में नए लोग आते हैं, नए लोग जाते हैं, समाज बदलता रहता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर तय करेगा कि पार्टी में नए इन्फ्यूजन होना चाहिए, वो करेगा। ये विशेषाधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। लेट देम डिसाइड। उनके अधिकार का हनन करने का प्रयास हम सब मिलकर के क्यों करें? सर, एक केलवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ को तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान गिरफ्तार आरोपियों में देव किशन महेंद्र नरेंद्र को केलवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके पर से 1 किलो 100 ग्राम गांजा व बाइक भी जब्त की है। कार्यवाहक थाना अधिकारी राधेश्याम सुमन ने जानकारी देते हुए ये कार्रवाई को बताया है। केलवाड़ा से राजकुमार औचा की रिपोर्ट। बड़े दिनों दर्शन दिया आपने। अरे चौधरी साहब, मैं तो पुराने ट्रैक्टर के मारे परेशान हो गया हूँ। आनो जानो तो रोज लगे रहे, पर पुराने ट्रैक्टर के मारे और ऊपर से कोरोना की बीमारी, अंत दुखी हो गया हूँ मैं। अरे ये चौधरी साहब आपके पास आया हूँ। ठीक है ठाकुर साहब, आपकी सारी समस्या मुझे समझ में आ गई है। अब आपको जो ऐसा ट्रैक्टर दूंगा नया मैं, इसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ठीक है चौधरी साहब, ट्रैक्टर हमारे जैसा मजबूत, दमदार और टिकाऊ होना चाहिए। अरे श्यामलाल जी, ठाकुर साहब को ट्रैक्टर दिखाइए आप।